Hello everyone. In the last lecture, what we discussed the composition of two SHM. Okay, composition of two SHM में हमने क्या डिस्कस किया था कि how to compose the two SHM, what is the resultant amplitude of this SHM, what is the resultant phase. Okay, और SHM कंपोज करने के लिए जो दो पार्टिकल्स हमने लिए थे वो दो पार्टिकल्स का कौन कौन से पैरामीटर सेम होना जरूरी है बताओ तो। यस, उनका पाथ सेम पाथ पे चाहिए। उसके बाद उन लोगों का जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी सेम, और एम्पलीट्यूड एंड उसका इनिशियल फेज डिफरेंट था। तो ऐसे दो पार्टिकल के एसएचएम को हमने कंपोज किया था और उसे हमने डिराइव किया था कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज आर इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर plus a2 square plus twice a1 into a2 into cos of phi 2 minus phi 1। ये जो डिफरेंस है इसे कहा जाता है फेज डिफरेंस। phi 2 minus phi 1 को कहा जाता है फेज डिफरेंस। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था। उसमें आप लोगों को सबके मीनिंग भी पता है। a1 is standing for amplitude of first particle, a2 is standing for amplitude of second particle, phi 1 is standing for phase, initial phase of first particle, and phi 2 is initial phase of second particle, और जो दोनों का डिफरेंस है it is called as a phase difference। ओके, तो इस एम्पलीट्यूड पे आप हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में सबसे पहले देखो, अभी स्पेशल केस मतलब क्या है। Those special cases are depend only on this phase difference phi 2 minus phi 1। Okay, special case जो हम अब डिस्कस करेंगे, those special cases are depend on this phase difference। ये phase difference जैसे चेंज होगा वैसे इनका क्या होगा ये हमें अभी देखना है स्पेशल केसेस में। तो सी स्पेशल केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेशल केस में हम देखेंगे ए when phi 2 minus phi 1 that is phase difference is 0 डिग्री। दोनों पार्टिकल का phi 2 minus phi 1 0 है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल का जो मोशन स्टार्ट हुआ है वो सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। सो उनका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना आएगा 0। तो मतलब ये एंगल जो फेज डिफरेंस है वो हमने कितना लिया 0 डिग्री लिया। अब 0 डिग्री लेने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2। अब यहाँ पे जो कॉस है, कॉस ऑफ phi 2 माइनस phi 1 की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा 0। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, इट इज 1। cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पता ही है cos 0 इज 1। तो यहाँ पे क्या बना देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। ये तो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये बेसिक, मतलब a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है। आप कैसे एक्सपांड करते हो a प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर को, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू दोनों की मल्टीप्लिकेशन। वैसा ही है यहाँ पे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर ट्वाइस इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने लिख दिया उन दोनों को a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a1 प्लस a2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है इस केस में a1 प्लस a2। मतलब जो दो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ पे आप लोग देखो इतना बड़ा फॉर्मूला है। जब फेज डिफरेंस प्रेजेंट होगा तो आप लोगों को एक्चुअल में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पोजीशन, तब क्या होगा कि phi 2 minus phi 1 दैट इज फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। और जो फेज डिफरेंस 0 है एट दैट टाइम द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। आप लोगों को वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स की एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी सपोज मैं बोलता हूँ कि दोनों पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ऐसे पकड़ो एम्पलीट्यूड कैसा है सेम है। तो और एक केस यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे कि सपोज a1 और a2 मतलब दोनों पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम बताया था, ये मीन पोजीशन है। पहले पार्टिकल का जो पोजीशन, पहले पार्टिकल का जो एसएचएम है वो इस पाथ पे हो रहा है, तो यहाँ से इतना हो गया
A1 और दूसरा पार्टिकल इस पाथ पे कर रहा है, तो यहाँ से इतना हो गया A2। ओके, अब ये दोनों सेम है, मतलब दोनों पार्टिकल इसी पाथ पे, ये छोड़ दो, ये रहेगा अभी। तो दोनों पार्टिकल, पहला पार्टिकल भी A1 एम्पलीट्यूड से कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी A2 है सपोज, बट A1 इज इक्वल टू A2, ऐसी केस आती है तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2। अब मैं दोनों सेम है तो उसको बोल देता हूँ A, तो बताओ R क्या होगा, A प्लस A 2A, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 2A। ये डिस्कस करने की इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट कौन सा है कि फेज डिफरेंस 0 आता है तो cos 0 होता है 1 होने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते हो तो फेज डिफरेंस 0 होगा, तब क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स ऑफ एसएचएल। दोनों पार्टिकल का जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है उन दोनों को आप ऐड कर दो। अब हम देखेंगे स्पेशल केस में सेकंड केस। सेकंड केस में देखो क्या होगा, सेकंड केस बी व्हेन phase difference is phi2 minus phi1 is equal to 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री का। whenever the phase difference is 90 degree what is the resultant एम्पलीट्यूड। फिर से वही फॉर्मूले के पास जाऊंगा मैं, r is equals to अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 into cos of थीटा की जगह पे अभी डालेंगे हम 90, इस phi2 minus phi1 की जगह पे फेज डिफरेंस 90 डाला। आप लोगों को फेज डिफरेंस समझ में आ रहा है। सर्कल में मैंने बताया था, जो हमने रेफरेंस सर्कल मेथड किया था, वहाँ से सपोज पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट करता था तो उसका फेज डिफरेंस 0 था। अब पहले केस में क्या हुआ था, पहला पार्टिकल भी यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, दूसरा भी यहीं पे कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। सपोज पहले पार्टिकल ये सर्कल है, सेकंड पार्टिकल ये सर्कल में है, तो पहले का एम्पलीट्यूड इतना है A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड इतना है। इज इट क्लियर? अब स्टार्ट करेंगे, पहले केस वाले कैसे होता, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा। अब इस केस में फेज डिफरेंस 90 है, मतलब क्या, सपोज जो पहला पार्टिकल है वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा और दूसरा पार्टिकल यहाँ से दूसरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्टिंग करेगा। तो देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है और यहाँ पे फेज डिफरेंस यहाँ पे फेज 0 है और यहाँ पे फेज 90 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 90। तो ऐसी केस आती है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ये केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी cos 90 क्या होगा, cos 90 होता है 0, cos 90 इज 0, तो वैल्यू डालो और बताओ मुझे क्या आएगा। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, cos ऑफ 90 की वैल्यू है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? 0 डालने के बाद क्या बचा यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। कुछ लोग सोचते होंगे कि a1 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, a1 और a2 स्क्वायर का आएगा a2, तो a1 प्लस a2 ऐसे हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का एडिशन है और जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट डायरेक्टली। हम लोग इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते यहाँ पे। क्लियर? सो ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस में आप लोग बताओ कि स्पेशल केस में एंगल कौन सा होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हर केस में हम 0, 90 और 180 लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि फेज डिफरेंस जो थर्ड केस है हमारा, सी बोलता हूँ मैं उसको, फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस phi2 माइनस phi1, फेज डिफरेंस phi2 माइनस phi1 जो है इट इज 180 डिग्री। कितना लिया मैंने अभी 180 डिग्री। चलो फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखता हूँ, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इनटू cos ऑफ phi2 माइनस phi1 मतलब cos ऑफ 180 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, cos ऑफ 180 क्या होता है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, cos पाई बोलते हैं ना, cos पाई या फिर cos 180 होता है -1। तो क्या बन गया यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, यहाँ पे जो क्वांटिटी है 2a1 a2। अब ये जो देखोगे आप लोग a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2, ये किसका फॉर्मूला है, इट इज a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन है। तो मैंने
मैंने यहाँ पे a1 माइनस a2 ब्रैकेट्स फिर डाल दिया, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा a1 माइनस a2। तो देखो यहाँ पे जब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो आप लोगों को एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है। जब जीरो था तब आप लोगों को एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ा था, ऐड करना था। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ये स्पेशल केसेस आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला याद करो। और जो बोला है, सपोज बोला कि डिस्कस द स्पेशल केसेस, सिंपली 5 माइनस 5 की जगह पे 0, 90 और 180 डालो और उसे सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्पेशल केसेस के बारे में। सो देखो यहाँ पे कंपोजिशन का बहुत बड़ा पार्ट था। कंपोजिशन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ टू कंपोज, ओके, दो एसिडों को कंपोज कैसे करते हैं। कंपोज करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला था उस रिजल्ट में से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज निकाला था, डेल एंड आर निकाला था। डेल का यहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया है और डेल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना भी नहीं। इम्पोर्टेंटली यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के 3 केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो एसएचएम परफॉर्म करते समय उसको एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी है, दिस एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सी हियर, अब एनर्जी जो है क्या होता है, देखो पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है, पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसकी जो एनर्जी है ऑन द पाथ, ये सपोज मैंने पाथ लिया, इस पाथ पे ये इसका मेन पोजीशन है O और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है। लेफ्ट एक्सट्रीम को मैंने M और राइट एक्सट्रीम को मैंने N नाम दे दिया। आप लोगों सबको पता है ये जो होता है प्लस से होता है, और यहाँ ये पद जो होता है ये इस माइनस से होता है, और बीच में आप लोग देखोगे तो x होता है, और यहाँ पे x देखोगे तो x की वैल्यू 0 होती है। जैसे सब लोगों को पता है मोशन एसएचएम का। अब देखो whenever the particle is moving on this path, its velocity changes continuously। कैसे? बोला था मैंने कि वेलोसिटी जो है वो टर्निंग पॉइंट्स पे 0 हो जाती है। मतलब ये पॉइंट पे m एंड n पॉइंट, m एंड n पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, और वही वेलोसिटी इसका O पोजीशन पे, दैट इज मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, सपोज O टू n जाएगा, पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, O टू n, तो मुझे एक आंसर दो। O टू n जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? आप लोगों को दिख रहा है कि O को मैक्स था, N को मिनिमम था, तो 100% मतलब whenever the particle is moved from point O to point N, its velocity is going to decrease and at this point it is 0। सपोज पार्टिकल N to O जा रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। When particle is moved from N to O, the velocity of particle goes on increasing. It is maximum at O. Again, the velocity goes on decreasing up to point M. At M point it is 0. तो इसका मतलब यहाँ पे velocity के variations हो रहे हैं, velocity changes हो रहे हैं। तो ये जो velocity में changes हो रहे हैं, because of this, the energy of particle does not remain same। जो energy है, कौन सी energy, वो भी important है। velocity same नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या होता होगा कि उसकी changes होते होंगे। तो वो जो चेंजेस है वो चेंजेस होते हैं काइनेटिक एनर्जी में। किसमें चेंजेस होते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। और आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस जब होते रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब जो भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सपोज कम हो रही है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे हुआ होगा ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। तो यहाँ पे whenever the particle is performing SHM, it has a two kind of energy. One is kinetic energy and another one is potential energy. Kinetic energy and potential energy। तो चलो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सपोज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस काइंड में होगा, किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी जब हम स्प्रिंग का केस लेते हैं तो स्प्रिंग में आप लोगों को पता है स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होने वाले पार्ट में कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक। तो देखो जब मैं स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ, मैं काइनेटिक की बात कर चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। में पोटेंशियल की जब आप बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी whenever discussing about spring, whenever you are discussing about the spring, in case of spring जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है इलास्टिक एनर्जी। कौन सी होती है? इलास्टिक एनर्जी। उसके बाद सपोज आप लोग पेंडुलम का एग्जांपल लेते हो, पेंडुलम इज आल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम। ओके, पेंडुलम जो होता है वो भी एसएचएम परफॉर्म करता है। देखो आप ऐसे सपोज ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये भी ऐसे मोशन करता है ना, रिपीट मोशन था
तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। कौन सी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का काम कौन करता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी यहाँ पे रोल प्ले करेगी पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद सपोज मैग्नेट है, तो मैग्नेट में भी मैग्नेटिज्म जो होगा वो मैग्नेटिज्म यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ओके, तो ये सब केसेस है पोटेंशियल एनर्जी के। तो मुझे इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, बस आई वांट टू कन्विंस दैट whenever the particle is performing acceleration it has both kind of energy, one is kinetic energy and another one is potential energy। तो चलो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे हेडिंग देने वाला हूँ एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो भी टोटल एनर्जी है पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म करता है, वहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या बताया मैंने, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है वो भी मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलो कंसीडर द पार्टिकल who is performing the SHM about mean position O and its amplitude is प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पे x होगा प्लस है और यहाँ पे x होगा माइनस है। ओके, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM about its mean position with amplitude A। ओके, सपोज m and n, ये m ये n, m n is path of SHM। m n क्या है, उसका पाथ है। O is the mean position, तो O mean position ही मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट अपन यहाँ से मेजर करते, सपोज इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो यहाँ से मेजर करते, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी, मतलब x होगा, ये मेजर करेंगे x, और एक्सट्रीम पॉइंट पे x होता है प्लस से, यहाँ पे होता है x माइनस से, मेन पोजीशन पे x होता है 0। ये आप लोगों ने देखा है ना। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब व्हेनेवर यू वांट अ काइनेटिक एनर्जी, whenever you want the kinetic energy, this kinetic energy is solely depend upon velocity। किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सपोज m इज द मास ऑफ पार्टिकल, क्या है, m मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, m इज द मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो m इतना मास लेने के बाद m उसकी वेलोसिटी भी मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अब वेलोसिटी हो गई, मास हो गया, अब मैं काइनेटिक एनर्जी के पास जाऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले मुझे आप लोगों को ये पूछना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एक्सप्रेशन याद करो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और वेलोसिटी प्लस माइनस। ओके, दिस इज द वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का यूज हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 m को एज इट इज रखा, v की वैल्यू हम डाल देते हैं। v की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 1/2 m प्लस माइनस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो भी प्लस ही होगा हमेशा, ओमेगा का स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल गया तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लोगों ने लिखा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था, वी नो। ओके, हमारे पास जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k अपॉन m। तो यहाँ से मुझे क्या लगेगा, देखो m इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे m यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, k। सो 1/2 k अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वंस अगेन 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर।
के की वैल्यू क्या होती है एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जनरल वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स की क्या वैल्यू होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे अभी वो हम यहाँ पे वो डालने की ज़रूरत नहीं है, as we are considering the boards. So in board equation we have to derive it only up to here. So kinetic energy is equals to 1 by 2 k a square minus x square. This is the kinetic energy of particle performing SHL. In the next lecture हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बाद हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।